सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वर्दा शुएब और आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमजान स्पेशल और मेरे साथ हैं तलहा जतोई। और आज का जो दिन है उसे हम यौम ज़रब अली अलैहिस्सलाम के नाम से भी जानते हैं। साथ साथ आज अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की 48वीं बरसी भी है, हम उनका भी जिक्र करेंगे। लेकिन यकीनन आज का दिन 19 रमज़ान फजर के वक्त कूफे की मस्जिद में मौला कायनात शेर खुदा फातिह खैबर हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ऊपर हमला किया गया और उनको ज़ख्मी किया गया और 2 दिन वो ज़ख्मों में रहे और फिर उनकी शहादत हुई। यकीनन कूफे की वो मस्जिद, कूफे का वो घर मुझे याद आता है जब भी मैं इस दिन का जिक्र करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा मेरा बुलावा वहाँ से आया और मैं गया और मौला कायनात की शान मैं आपको बताऊँगा आज के प्रोग्राम में कि क्या शान थी उनकी, कितने बार उनके सामने बड़े बड़े पहलवान आके खड़े हुए और किस तरह उन्होंने उनको ज़ेर किया। और जब हमला आवर को ये नज़र आया कि अब वो सजदे में हैं, अब वो नमाज पढ़ रहे हैं, वो मुझे देख नहीं सकते, तो फिर वो मुसलमान का लिबादा ओढ़कर सफ़ों में खड़ा था और फिर उसने हमला किया। यकीनन मौला कायनात का मिशन, उनका पैगाम, उनकी औलाद का पैगाम आज के हम शो में डिस्कस करेंगे। साथ साथ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के भी याद करेंगे, किस तरह उन्होंने पाकिस्तान की ताबीर देखी और क्या आज हम उस ताबीर की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ता। और आज का दिन बहुत ही अफसोसनाक दिन है। आज बहुत ही कर्ब का दिन भी है कि आज के दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ज़ख्मी किया गया था और उसके बाद 2 दिन बाद 21वें रमज़ान को वो शहादत फरमा गए। इसी बारे में हम बात भी करेंगे आज के शो में, लेकिन पहले नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। साबिक वजीर आजम ने ट्विटर ऑनलाइन स्पेस में मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1,65,000 लोगों ने देखा, 3,20,000 से ज्यादा लोग ट्वीट कर चुके। इमरान खान लाइव अब भी टॉप ट्रेंड्स में मौजूद। भारतीय अदाकारा का ट्वीट, पीर की पुरानी पेशगोई और सिक्योरिटी थ्रेट, इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम। साबिक वजीर आजम का खतरे के बावजूद लाहौर जलसे में शिरकत का ऐलान। लंदन फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ में आज अहम मुलाकात होगी। गिले शिकवों के साथ कबल अज वक्त इंतखाबात पर भी बात की जाएगी। और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, अर्जेंटाइन में ट्रेन की जद में आने वाली खातून मौजज़ाती तौर पर बच गईं। राइट, आज की बड़ी खबर यही है कि इमरान खान साबिक वजीर आजम को भारतीय सहाफ़ी ने इंटरव्यू में पूछा था कि आपको क्या लगता है क्या होगा मुस्तकबिल आपका, तो उन्होंने कहा था कि मैं वजीर आजम बनूंगा और फिर मुझे मार दिया जाएगा। और इस वक्त भी यही कहा जा रहा है कि लाहौर जलसे से पहले वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान को बड़ी थ्रेट्स आ रही हैं, टेररिज्म की थ्रेट्स आ रही हैं, उनके जान को खतरात हैं। और कल जो उन्होंने लाइव सेशन किया था सोशल मीडिया पर, उसके बाद भी वो काफ़ी ट्रेंड्स में आ चुके हैं और बड़े लोगों ने उनको रीट्वीट किया है। उनका ट्रेंड इस वक्त भी जिंदा है और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये कहा है कि उनको थ्रेट्स हैं, मुश्किलात हैं, धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वो अपने रब में यकीन रखते हैं और उनको किसी बुलेट प्रूफ शीशे की जरूरत नहीं है, किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है और वो हमेशा अपने रब का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। और मौत का वक्त फिक्स है, ये हम सब मुसलमान जानते हैं, लेकिन एहतियात जरूर बरतनी चाहिए, लेकिन साथ साथ डरना मौत से एक बेवकूफ़ी है। लेकिन यह बात वाज़ेह है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर भारतीय अदाकारा सिमी ग्रेवाल का जो ट्वीट है वो जेर गर्दिश है। ये ट्वीट आप देख चुके हैं, जिसमें सिमी ग्रेवाल ने लिखा है कि इमरान खान ने 2006 में दिए गए अपने इंटरव्यू में उन्हें ये बताया था कि एक पीर ने उन्हें पेशन गोई की थी कि वो एक दिन वजीर आजम बनेंगे और उसके बाद उन्हें दहशतगर्दी का निशाना बना के मार दिया जाएगा, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। और इसी ट्वीट के साथ सिक्योरिटी थ्रेट भी सामने आ चुकी है, जिसके बाद इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की गई है। अलबत्ता सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद इमरान खान ने लाहौर जलसे में शिरकत का ऐलान कर रखा है। इस सारी सूरत हाल पर तमाम तर लोगों की नजर लगी हुई है कि क्या होने जा रहा है। आज बड़ा जलसा है, सिक्योरिटी थ्रेट है, कोई बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं ले रहे, ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा नहीं रहे इमरान खान और यही कह रहे हैं कि मुझे अपने रब पर यकीन। और इस वक्त भी उनका ट्रेंड वर्दा टॉप पर है सोशल मीडिया। बिल्कुल, और
जैसे जैसे उनके जलसे हो रहे हैं और जैसे जैसे तमाम चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो मकबूलियत है उसमें हद से ज़्यादा इजाफा हो रहा है। हम ये बात पेशावर के जलसे में देख चुके हैं, हम ये बात कराची के जलसे में देख चुके हैं और अभी भी हम कंटिन्यू ये देख रहे हैं। और उसके बावजूद भी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनको किसी भी किस्म की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में हम बात भी करते हैं। शेख रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, शेख रशीद से हम बात करेंगे। जी, आप ये बताइएगा कि आप क्या कहेंगे इस बारे में कि खान साहब को सख्त सिक्योरिटी थ्रेट की ज़रूरत है, उनको सिक्योरिटी थ्रेट भी है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी उनको फराहम कर दी गई है, लेकिन ऐसे में आज जलसे में उन्होंने शिरकत का ऐलान कर दिया है और कुछ एहतियात करना बेहतर नहीं है उनके लिए? बहुत अच्छा कर रहे हैं, जलसे में जा रहे हैं। जब से मैं पिंडी से शुरू हुआ हूँ, लाहौर जा रहा हूँ मैं अभी बाई रोड। 2 वजीरों की वजारतें बदल चुकी हैं। अभी मैं लाहौर नहीं पहुंचा, 2-3 वजीर और स्टैंड बाई खड़े हैं। और इस मुसलमान का ईमान होना चाहिए कि मौत का वक्त मुतय्यन है। जिस मुसलमान का ये ईमान नहीं कि सेहत, बीमारी, जिंदगी, मौत, तरक्की, तनज़ली सब खुदा के पास है। और अगर इमरान खान को नुकसान पहुंचा तो फिर इस मुल्क में वो होगा जिसका लोगों को अंदाजा नहीं है। मुझे पता क्या होगा, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। और जिस जगह पे आके कौम फंस गई है, इसको निकालना हिकमत अमली है और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आज इमरान खान अहम ऐलान करेंगे और हमारे पास, मैं पहले ही तारीख दे चुका हूँ कि 31 मई से पहले इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें, वरना जो कुछ इस मुल्क में होगा, खुदा न खास्ता इस मुल्क को डिफॉल्ट करेंगे। इस मुल्क को डिफॉल्ट करके इस मुल्क के एटमी हथियारों पर कब्जे के लिए जो इंटरनेशनल साम्राज्य एजेंडा है उस पर काम होगा। और ये कौम जिंदा कौम है और ये जिंदा हो गई है और किसी सूरत में भी ये जान तो दे देगी, लेकिन अब ये सरेंडर नहीं करेगी। आप देखें होता क्या है, आप सिर्फ मेरी दी हुई 2-4 दिनों से लेके और 31 मई तक देखें, ये हुकूमत इस तरह नहीं चल सकती। और ये जा रहे हैं उम्रे पे, जाएं वहां, अगर इनको सिक्योरिटी ना हुई, लोग देखें इनका क्या हशर करेंगे 27 तारीख को, हरम में इनको गालियां पड़ेंगी। राइट शेख साहब, सवाल बड़ा जरूरी है। आप इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, आप जानते हैं कि थ्रेट्स किस लेवल की होती हैं, कितनी सीरियस होती हैं, उनके लिए क्या स्टेप्स लेने जरूरी होते हैं। इस वक्त जो इमरान खान को थ्रेट्स है वो कितनी सीरियस हैं शेख साहब? देखें, सिक्योरिटी थ्रेट ज़ाहिर है, इंटरनेशनल एजेंसियां ये बर्दाश्त नहीं कर रही कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है और जो सोचा था दुनिया ने उसका बिल्कुल उलट हो गया है। जिसने ये स्ट्रेटजी बनाई थी उसको जूतियां पड़नी चाहिए। जिन्होंने साम्राज्यी एजेंडे की डिमांड के बाद के अदम एतमाद लाया जाए, लोगों को इकट्ठा किया, वो लोग खुद परेशान हैं। इस परेशानी का हल 1 महीने के अंदर निकालें और इलेक्शन ऐलान करें। इलेक्शन ऐलान ये बताएं शेख साहब ये बताएं, इस तरह की थ्रेट्स पहली बार किसी लीडर को नहीं मिल रही है। माजी में भी बीबी को इसी तरह शहीद किया गया, इसलिए हम खान साहब के चाहने वाले ज्यादा कुछ परेशान इस वक्त नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म थी और उसके भाई को चौक में कत्ल किया गया, जिसने कत्ल किया, और जो एक वो नकीब क्या था मसूद, जिन्होंने कत्ल किया, और बेनजीर शहीद की ऊपर से गाड़ी को किसने शीशा खुलवा के उसमें से बाहर निकलवाया और जिसका फोन अभी तक नहीं मिल रहा। ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें लोकल जो हैंडलर शामिल है, और ये हैंडलर वही है जिन्होंने 3 घंटे तक मुर्तजा भुट्टो की लाश नहीं उठाने दी गई और पॉइजनिंग के तहत जो है उसके भाई को भी बाहर मारा गया ताकि भुट्टो खानदान का नाम खत्म हो जाए और जरदारी खानदान इस मुल्क में हुक्मरान हो। अल्लाह को ये बताइएगा कि खान साहब मुसलसल अमरीकी साजिश का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी वफद से मुलाकात भी की है। इस मुलाकात का मकसद क्या था? मुसलमानों की औरत है जो इस्लाम फोबिया पर इमरान खान की तारीफ करने आई थी और वो इस मुसलमानों की तर्जमान थी और मुसलमान औरत थी और उसको गलत रंग में पेश किया गया। मैं उस मीटिंग में वहाँ इमरान खान के घर मौजूद था। सही। अच्छा, पेशावर और कराची के जलसे बहुत कामयाब रहे हैं, लाहौर में भी आवाम निकलने का इम्कान है बहुत ज़्यादा, हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जलसे हुकूमत पर क़ब्ल वक्त इंतखाबात का अपना मुतालबा मनवाने के लिए काफ़ी है या फिर कुछ और प्लान भी है आपके पास? हम बच्चे नहीं हैं, हमारे पास भी प्लान है। अगर हमें उतारने की गैर मुल्की साजिश हो सकती है तो हमारे पास भी प्लान है और उसके प्लान का ऐलान आज उम्मीद है इमरान खान करेंगे।
राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वजीर शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि ऐसी थ्रेट्स आती रहती हैं और परेशानी की बात नहीं है, इमरान खान तैयार हैं और यकीनन वो फेस करेंगे। अब म्यूज़िक सुनेंगे क्योंकि यकीनन आज जलसा भी है, थ्रेट्स भी हैं, लेकिन इमरान खान पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने कह दिया है तो वो आएंगे। जलसे की तैयारियां इस वक्त जोरों शोर से जारी हैं और हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से तैयारियां की जा रही हैं, रिकॉर्ड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हमेशा पीटीआई का जब जलसा होता है कहते हैं ऐसा जलसा होगा कि आज तक नहीं हुआ था। आज भी यही कह रहे हैं कि ऐसा जलसा होगा कि आज तक नहीं होगा और नया रिकॉर्ड कायम होगा। अपना ही जलसों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, अपना ही रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं, अपने ही नए रिकॉर्ड कायम करते रहते हैं। आई होप ऑल गोज वेल, कोई नाखुशगवार हादसा ना हो। हमारे नुमाइंदे सुधीर चौधरी और महविश हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, दोनों इनसे पूछते हैं तैयारियां कहां पहुंची। सुधीर, आई कम फर्स्ट टू यू। सुधीर, बताइए आप कहां मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, अभी जलसा शुरू होने में तकरीबन 4 घंटे बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई के खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त मीनार पाकिस्तान के पंडाल में मौजूद हैं। नारेबाजी हो रही है, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, गुलामी या आज़ादी, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट जो दावा कर रही है कि 4000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया गया है, वो अमली तौर पर यहाँ नज़र नहीं आता। यहाँ पर इक्का दुक्का पुलिस मुलाजमीन कहीं कहीं नज़र आते हैं, ताहम ज़्यादातर जो पुलिस मुलाजमीन है वो लोगों को पंडाल में दाखिले से रोकने के लिए तैनात हैं। ताहम पंडाल के अंदर पुलिस मुलाजमीन नज़र नहीं आ रहे और जिस तरह हसीन की तैनाती का कहा गया था ऐसा कोई बात जो है अमली तौर पर नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ अगर हम सड़क पर देखें तो पुलिस ट्रैफिक वार्डन जो है वो भी नज़र नहीं आ रहे। सड़क के ऊपर ट्रैफिक का रश है, लोगों का गुजरना मुहाल है, सड़क के ऊपर पार्किंग का कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं किया गया, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि जलसे को नाकाम बनाने के लिए पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ पंडाल में मौजूद जो पीटीआई के खिलाड़ी हैं वो मुख्तलिफ जो हैं वो नारेबाजी करके तालियां मारकर एक दूसरे के जज्बे को जो है वो सराह रहे हैं, जबकि ख़वातीन की एक कसीर तादाद जो है वो भी वुमेन इनक्लियर के अंदर मौजूद है। लाहौर से दूसरे शहरों से भी लोग जो हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। ताहम असल मैच इफ्तारी के बाद शुरू होगा क्योंकि पीटीआई का जो जलसा है उसका वक्त 8 बजे दिया गया था और खान साहब 10 बजे के बाद जो है वो पंडाल में आएंगे और उनका खिताब होगा, जिसे सुनने के लिए खिलाड़ी जो है वो बेताब हैं। जी सही। अच्छा सुधीर, आप भी हमारे साथ रहिएगा, महविश भी हमारे साथ है। महविश से उनसे ही पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी महविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ख़वातीन के पंडाल में मौजूद हूँ और यहाँ पे ख़वातीन का आने का सिलसिला जो है वो अब से थोड़ी देर पहले जो है वो स्टार्ट हो गया। अफ्तारी का टाइम भी होना है, उसके बाद जो है खान साहब आएंगे यहाँ पे, लेकिन लोग जो है हम देख रहे हैं कि अभी से आना स्टार्ट हो गए हैं। कैमरामैन अगर मेरा आपको पैन करके दिखा दे तो अगर आप देखें कि ख़वातीन जो है वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई हुई हैं। मुँह पे देख रहे हैं उनके, उन्होंने रेड और ग्रीन कलर के जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कलर है वो अभी अपने मुंह पे कराया हुआ है। पार्टी परचम जो है वो भी यहाँ पे लहराए जा रहे हैं। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो शाम 6 बजे ख़ुसूसी तैयारी से लाहौर पहुँचेंगे और एक्सपो सेंटर में शौकत खानम अस्पताल के फंड रेजिंग इफ्तार डिनर में जो है वो शिरकत भी करेंगे और उसके बाद जो है 9:30 बजे के करीब खान साहब जो है वो यहाँ पे पंडाल में आएंगे और उसके बाद जो है उनका खिताब जो है एक्सपेक्टेड है, लेकिन उससे पहले उनकी जो क़यादत है वो यहाँ पर अपना खिताब करेगी। यहाँ पे कुछ ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि खाने पीने बहुत टाइम है, आप लोग पहले ही आ गए। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हम नहीं चाहते कि हम थोड़ा सा भी दूर हों और हमें नज़र ना आए। हम चाहते हैं कि हम फ्रंट से देखें इमरान खान को। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा मसला देखने में आ रहा है कि अंदर आने में जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? जी, हमें इन्होंने आधा से पौना घंटा इन्होंने हमें बाहर खड़ा रखा है और लड़कियाँ और लड़कों को वो सारे गेट इन्होंने बंद कर रखे हैं। इनको खोल देना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये अजीब इनका बिहेवियर है। गवर्नमेंट वालों का ऐसे वो सारी भगदड़ सी बन गई थी, ऐसे अजीब। ऊपर से रोज़ेदार भी खड़े थे, इन्होंने अल्लाह का जवाब नहीं देना क्या? लोग इतनी दूर दूर से आए हुए हैं, कोई किसी शहर से है, कोई किसी शहर से, ना ये गेट ओपन कर रहे हैं और फिर इस तरह पुलिस कर रही है कि लड़कियां सब खड़ी हुई हैं और उनके साथ सिक्योरिटी वाले भी साथ खड़े हुए हैं। वो बार बार अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो खोल नहीं रहे गेट, और इस तरह बहुत से लोग बाहर हैं, इसीलिए तो आपको ये सारा खाली नज़र आ रहा है। हम खुद देख के आए हैं कितने लोग बाहर हैं।
इतनी गैदरिंग हुई है। जी बिल्कुल, लोग जो हैं वो इस चीज़ की काफ़ी कंप्लेन कर रहे हैं। जैसे इन दो खवातीन ने भी कहा, इससे पहले भी हमारी जो है वो बात जो है हुई कुछ खवातीन से, उनका भी यही कहना था कि उनको काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करने में आ रही है। लेकिन अब क्योंकि आप सुन भी रहे होंगे कि म्यूजिक बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी सुहेल सुधीर चौधरी, हमें अपडेट लाहौर से जलसे के हवाले से। पीटीआई का जलसा है, बहुत बड़ा जलसा है, हमेशा की तरह रिकॉर्ड कायम होने वाला है। रिकॉर्ड तैयारियां भी हो रही हैं, लेकिन साथ साथ लोग अभी से पहुंचना शुरू हो गए। 4 घंटे पहले लोग पहुंच रहे हैं, घंटों लाइन में खड़े रह रहे हैं। आप जोश देखें लोगों का किस तरह से, खवातीन भी हैं, बच्चों के साथ भी हैं, और एक घंटा लाइन में खड़े होकर बस उनको चाहती हैं कि वो पीछे उनको जगह ना मिले, वो आगे बैठे हैं। आई होप कि अपनी इफ्तारी साथ लेकर आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जलसों में ना पानी का स्टॉल कोई मिलता है ना खाने का कोई स्टॉल मिलता है, तो आई होप अपने खाने पीने का सामान साथ लेकर आए होंगे। लेकिन यकीनन जलसा होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि तमाम तर हालात पुरअमन रहें और हर चीज़ अंडर कंट्रोल है। PMNL के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, राना एहसन अफजाल साहब। राना साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। पहला सवाल आपसे यह है, पावर शो यक के बाद दीगरे PTI कर रही है, पेशावर में हुआ, कराची में हुआ, अब लाहौर में होने जा रहा है, और सेंटिमेंट ये क्रिएट हो रहा है कि इमरान खान को शायद सिंपैथी वोट मिलेगा और लोग उनके साथ हैं, जल्दी से इलेक्शन करा, वो जीत जाएंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ये जल्दी से इलेक्शन कराना भी इसलिए चाह रहे हैं कि इनका जो बयानिया है वो दिन ब दिन एक्सपोज हो रहा है, जो इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का है। जिस तरह कल फवाद चौधरी ने कहा कि हम हिम्मत से निकलें क्योंकि हम जो है वो हमारे से आर्म फोर्सेस नाराज हो गई। तो ये डेली अपने बयानिए को एक्सपोज कर रहे हैं। फिर लोगों को जिस तरह हकीकत पता चलेगी, इनके करप्शन स्कैंडल्स बाहर आएंगे, तो इनकी कोशिश है हम जल्दी से इस फेक बयानिए के ऊपर इलेक्शंस में चले जाएं और शायद हमें जो है वो अक्सरियत मिल जाए। लेकिन इनकी मंशा के मुताबिक और इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क में आइन के मुताबिक चलना है और वो कोर्स अपना वो ले रही है। और जहां तक इनके जलसे की बात है, हमने जब पता चला कि इनको सिक्योरिटी थ्रेट है, तो प्राइम मिनिस्टर ने खुसूसी तौर पे खुद इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए जो है इकदाम जारी किए कि इनको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए। और जिस तरह पहले हमारे जलसे में होते था कि कंटेनर्स लगाए जाते थे, शहरों के से लोग निकल रहे होते थे तो उनको रोका जाता था, तो खास करके पूरी पंजाब की जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से इंतजामिया को अहकामात हैं कि किसी की मूवमेंट को ना रोका जाए, ना किसी को रुकावट करी जाए, और इनको अपनी जो है वो डेमोक्रेटिक राइट जो है वो इनको हक है कि वो उसको इस्तेमाल करके जलसा करें। तो हम कोशिश होगी, पंजाब हुकूमत जो है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन इंतजामिया जो है आई एम श्योर सिक्योरिटी का अच्छा बंदोबस्त कर रही होगी और ये इनका डेमोक्रेटिक राइट है, ये करें। लेकिन इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे होगा और वो इस प्रेशर से, ये जो अवामी प्रेशर ये चाह रहे हैं कि एक फेक बयानी के जरिए इलेक्शंस के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि इलेक्शन, तो वो ऐसे नहीं। सही, यानी कि आपको लग रहा है कि इतना प्रेशर बनाने से कुछ नहीं होगा, इलेक्शन अपने टाइम पे ही होना है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि अभी भी हमें कुछ इख्तलाफात देखने में नज़र आ रहे हैं बिलावल साहब से, आप लोगों के कैबिनेट में कुछ आपस में अभी भी हमें कोई इतना इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? स्पेशली जो बिलावल साहब मिलने गए नवाज शरीफ साहब से लंदन, तो कुछ तो रिजर्वेशंस हैं, काफ़ी सीरियस रिजर्वेशंस होंगे राना साहब। देखिए, दिस इज पार्ट ऑफ द कोalition गवर्नमेंट। यहाँ 8 जमातें हैं जो कोalition का हिस्सा है। हर वक्त कोई ना कोई इशू चलता रहेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डे टू डे वर्किंग इम्पैक्ट हो रही है और उसमें कोई खला है। ये एक जिस तरह का कोalition हुकूमत पहली दफ़ा पाकिस्तान में बनी है, क्योंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन और एक होली अनहोली के बयानिए के बाद मैं समझता हूँ कि अब एक हार्मनी की तरफ मुल्क जा रहा है और एक जो है वो कंसेंसस के साथ हुकूमत चलाई जा रही है। तो इसका ये एक अमल का हिस्सा है कि कोई ना कोई छोटे मोटे इख्तिलाफ चलते रहते हैं। राइट। राना साहब, अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपकी जो कैबिनेट है उस पर लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये किस तरह के आप मिनिस्टर्स ले आए हैं। 24 लोग बेल पर हैं, खासतौर पर अब्दुल कादिर पटेल जो कि हेल्थ मिनिस्टर बनाए गए हैं, जिनका हेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी बीमारियां फैली हुई हैं कि हर बच्चे के मुंह में पान, मावा, गुटखा, छालिया होती है, माउथ कैंसर और आम सी बात है। एक ऐसे शख्स को हेल्थ मिनिस्टर बनाना जिसको हेल्थ की ABC भी ना मालूम हो, सर, क्या ये इंसाफ है पाकिस्तान के साथ? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना कि यहाँ कोई बेल के ऊपर हैं, तो ये जितने भी फेक केसेस थे, कोई भी केस साबित नहीं हुआ और सारी केसेस में बेल्स मिली। और जो जुडिशरी है उसने पॉइंट आउट किया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी हुई है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हुई है। तो ये कोई केसेस बनाना, जो इमरान खान का तो शोबा था, उन्होंने बेइंतहा
अकाउंटेबिलिटी को एज आला इस्तेमाल किया FIA को, NAB को, तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई इल्ज़ाम इतना कोई ऐसा है कि कोई कन्विक्टेड है। यू आर नॉट अब्दुल कादिर पटेल सर। तो अब्दुल कादिर पटेल साहब की देखिए जो पॉलिसी, आप पॉलिसी के ऊपर बैठते हैं, और अब्दुल कादिर पटेल साहब, मैं उनका वो पीपल्स पार्टी से है, मेरा जो इस पर मौक़िफ़ होगा सिर्फ इतना ही होगा कि जब आप MNA और MPA इलेक्ट होते हैं तो आप अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए होते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, जौन सा भी सेक्टर हो। तो अवाम की जो मंशा है या उनकी जो बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, आपने वाज़ेह कह दिया है कि अवाम की मंशा के मुताबिक जौन सा भी वजीर होता है वो रिप्रेजेंट करता है हेल्थ को। अब्दुल कादिर पटेल शायद इसलिए करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है रमजान स्पेशल, और हम शामिल करेंगे अपना सेगमेंट उतार चढ़ाव, जिसमें हम बात करते हैं बिजनेस की, इकोनॉमी की। माह सियाम के आते ही सरकारी अहलकार ताजरों को हिरासा करने लगे हैं। शहर कायद की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ट्रेड अलायंस के नाम पर रिश्वत का बाजार गर्म कर लिया है और ताजरों से रिश्वत तलब की जाने लगी है, और जिला साउथ में रिश्वत ना देने पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ ताजिर तंजीमें सरापा एहतजाज बनी हुई है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रिजवान इरफान साहब। इरफान साहब, थैंक यू सो वेरी मच। बताइए क्या सूरत हाल है, इन हालात से आप कैसे मुकाबला करेंगे, और ये शायद पहली बार नहीं है कि आप इस तरह की सूरत हाल फेस कर रहे हो। रिजवान साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो ट्रेड लाइसेंस फीस जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ ने लगाई है, एक तो इसमें 100 गुना क्या हजारों गुना इजाफा कर दिए गए। जो ट्रेड लाइसेंस की फीस पहले 300 रुपए थी, उसको अब बढ़ा के कोई 3000 कर दिया, कोई 5000, कोई 10,000। इनके हाथ में है, जो जिसके चाहे जो है ये नोटिस भेजें, जितने चाहे पैसे लें। हमारे समझ से बालातर है कि यहाँ DMC साउथ में एक एडमिनिस्ट्रेटर साहब मौजूद हैं, वो बैठ के मिलने को तैयार नहीं है, मसाइल हल करने को तैयार नहीं है। यहाँ इंस्पेक्टर को भेजा हुआ है लोगों को मार्केटों में, वो जाके जो है उनको नोटिस देते हैं, उसके बाद जो है रिश्वतें, भारी रिश्वतें मांगते हैं। अगर वो ना दें तो बाकायदा नोटिस भेज जाते हैं कोर्ट से, और कोर्ट्स में जाके जो है उनको खड़ा कर दिया जाता है ताजिरों को, और वहाँ भी है उनको जो है वहाँ जो है जुर्माने, भारी जुर्माने उनके आनुद कर रहे हैं। ये कोर्ट के जाने का ताल्लुक ही नहीं बनता। ये मार्केट में बैठे हैं एसोसिएशन, इनके साथ बैठ के मसाइल हल करना चाहिए, ना कि रिश्वत का बाजार गर्म करें। हुकूमत सिंध का कोई भी नुमाइंदा इसमें बात करने को तैयार नहीं है, ना इस मसले को हल करने की जरूरत है। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर साहब को कॉल की, उनका भी जवाब नहीं आया। मेरी समझ से बालातर है कि रमजान में लोगों के साथ जो है इबादतें लोग कर रहे हैं, लोग अपने कामों में मशगूल हैं, उसके बाद ये हालात हो रहे हैं। और इसके अलावा वो 2 साल 3 साल जो कोरोना हुआ उसके भी लगा के शामिल कर दिया, जबकि सिंध गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जो है वो हम लेंगे नहीं, खत्म कर देंगे। वो जो है ट्रेड लाइसेंस फीस वो भी लगा के जो है 2 साल की जो वो भी ली जा रही है। ये सारा सा नाइंसाफी क्या चाह रहे हैं? अगर ये करेंगे तो तमाम जितने ताजिर हैं वो सड़कों पे आएंगे, हम नाजायज नहीं होने देंगे। बहुत हो गया कराची के ताजिरों के साथ, हम अब नाजायज करने नहीं देंगे किसी के साथ। ये बताइए रिजवान साहब, ट्रेड लाइसेंस के बगैर ताजिर कैसे काम कर सकते हैं, और अगर लाइसेंस हैं तो फिर सरकारी अहलकार क्यों हैं? देखिए, ट्रेड लाइसेंस लोगों ने दिए, 2 साल कोरोना था, मार्केटें बंद रही। उसके बाद अब जब कोरोना खत्म हुआ, अब ये शुरू हुआ सिलसिला, उसके बाद जो है इन्होंने जो है ये काम शुरू कर दिया ट्रेड लाइसेंस का। आपको तो पहले बैठना चाहिए था ना मार्केट में, आप पहले बैठ के मसाइल को हल करते, ना कि आपने उसके 4 गुना इजाफा कर दिया। किस तरह देगा सर? आप समझ सकते हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, सारी चीजें टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, सेल्स टैक्स दे रहे हैं, सब चीजें दे रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट का भी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन इसमें इतना होशरबा इजाफा कैसे करेगा आदमी, छोटा दुकानदार? आप उसको आप करें तो हम तो टैक्स दे रहे हैं। कराची तो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, ज्यादातर जो है कराची टैक्स देता है, और कराची को क्या मिलता है? टूटी फूटी सड़कें। अभी रोड की हालत देखें आप, ना आपके जो है सीवरेज निजाम सही है, ना लाइटें सही है, ना और सफाई का निजाम सही है। आप टैक्स ले रहे हैं, उसका नेबल बदल तो दें। आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं। बहुत हो गया, कराची के ताजिर बहुत टैक्स दे के थक गए हैं। अब उसको जो है जितना भी कराची ने टैक्स दिया है, अब उसको रिफंड करें। अब हुकूमत सिंध हो चाहे हुकूमत पाकिस्तान हो, अब उसको वापस करें। हमारे कराची में अब वो लगना चाहिए। बहुत हो गया, हम टैक्स इतना नहीं दे सकते। कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त हमें दिया, और उनका मैसेज बहुत सिंपल है, बहुत हो गया, अब हम मजीद टैक्स नहीं देंगे, मजीद बदमाशी नहीं चलेगी, हम सड़कों पे निकलेंगे। उनका कहना यह है कि जो 2% आबादी इस मुल्क की टैक्स देती है, उसी का खून निकाला जा रहा है, उसी को चक्की में पीस कर और उनसे टैक्स वसूल किया जा रहा है। बस बहुत हो गया, अब मजीद टैक्स उनसे नहीं निकलेगा। खैर,
इस पर डिस्कशन होती रहेगी, बातचीत चलती रहेगी, यकीनन उनकी नुमाइंदगी हम करते रहेंगे, उनकी आवाज़ भी हम उठाते रहेंगे। अब हम चलेंगे अपने सेगमेंट डालडा के दस्तरखान की जानिब, जहां वर्दा और सुमैया कुछ पकाने के लिए तैयारियां कर रही हैं। ओवर टू यू गाइस। This segment is brought to you by डालडा लाया इस रमजान, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत। डालडा। थैंक यू तलहा एंड आप सबको वेलकम टू डालडा का दस्तरखान। आई एम श्योर आज भी आप लोग एक्साइटेड होंगे, देखना चाहते होंगे कि आज हम डालडा के दस्तरखान में क्या रेसिपीज़ बना रहे हैं। सुमैया मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आज मैं फिर तलहा सुमैया की तारीफ करूंगी कि सुमैया वाकई आज बहुत प्रिटी लग रही हैं। ये कलर बहुत सूट कर रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह सुमैया पे। और ये मैं बताना चाहूंगी गुज़ेल बाय अस्मा, ये उनका ब्रांड है। गुज़ेल वालों का है? वाओ, आई नो हर। बहुत अच्छी उनकी डिजाइन होते हैं उनके, आप जरूर जाइए। ईद कलेक्शन है उनकी ये, तो जरूर आप ट्राई कीजिए। चलें जी, जबरदस्त। अच्छा जी, और आज हम बना रहे हैं मेहरान से। मुझे कल सुमैया ने फरमाइश की थी शाही टुकड़ों की, तो मैंने कहा क्यों ना मैं सुमैया की फरमाइश को आज पूरा करूं, सरप्राइज दिया इनको मैंने। तो आज हम बना रहे हैं मेहरान से शाही टुकड़े लजानिया। वाह, शाही टुकड़े लजानिया। ये लजानिया क्या होता है? लजानिया क्या होता है, मैंने जब जोर दिया, मैंने कहा शाही टुकड़े लजानिया बना रहे हैं। हम एक ट्विस्ट देंगे शाही टुकड़ों में, क्योंकि देखिए नॉर्मली शाही टुकड़े तो सभी घर में शौक से खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंट फ्यूजन के साथ इसको हम करें तो बहुत मजे का लगता है। लजानिया इसको नाम इसलिए दिया मैंने क्योंकि हम जब फूड इंडस्ट्री में जब हम किसी लेयरिंग की बात करते हैं किसी भी चीज़ की, तो हम उसको लजानिया का नाम देते हैं। जैसे कि हम लजानिया की लेयरिंग होती है, इस तरह से हम इसमें भी लेयरिंग करेंगे खोए की, दूध की, और दूध में थोड़ा सा हम कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। शाही टुकड़े बड़े शाही टुकड़े, सुपर शाही टुकड़े, बहुत मजे के होंगे। और साथ ही हमारे साथ एक डॉक्टर भी मौजूद हैं, हम आपको मिलवा देते हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं। एग्जैक्टली, डॉक्टर अक्सा खान हैं, कंसल्टेंट डाइटिशियन हमारे साथ हैं, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू दिस शो एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। चलें जी, अच्छा मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं बताती भी चलूँ आपको। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध वक्त बचाने के लिए मैंने बॉईल करने को रख दिया था, और आप देख सकते हैं बलाई ऊपर आ गई है, दूध बॉईल हो गया है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, मैं ये यूज़ कर रही हूँ मेहरान का शाही टुकड़े मिक्स। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी खास बात ये है कि इसमें चीनी, ड्राई फ्रूट्स सब अवेलेबल हैं। अच्छा, एग्जैक्टली, डालने की जरूरत नहीं है। और मैं एक बात बताती चलूँ आपको कि मेहरान पाकिस्तान का वो वाहिद फूड ब्रांड है जो गुज़िश्ता 37 ईयर से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बेस्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड जीता आ रहा है। जबरदस्त जी, और 45 से ज़्यादा ममालिक में पसंद किया जाता है। और हम जब बात करते हैं इस तरह के, हम जैसे कि पैकेट के यानी मेहरान की बात करूँगी, बहुत से लोगों के जहन में सवाल भी आता होगा कि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, शीर खुरमे का पैकेट है तो उसमें सेवैयाँ भी होती हैं, तो क्या ये क्वालिटी वाइज बेस्ट होती हैं? तो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी जी, इसमें किसी भी किस्म के कोई भी एडिड फ्लेवर्स नहीं होते, कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स नहीं होते, या अगर आप समझें। और दूसरी बात ये, इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। तो मैं आप यहाँ पे एक पूरा पैकेट शाही टुकड़ा मिक्स का मैं निकालूंगी मेहरान का। एक्सपोर्ट भी होता है जिस तरह आपने बताया कि बिल्कुल एक्सपोर्ट होता है 37 ईयर से, बिल्कुल 37 ईयर से। और ये मिडिल ईस्ट में तो इसकी एक बहुत ही बड़ी मार्केट है, इनके क्रशर्स, स्ट्रेट स्पाइसेस और स्पाइस मिक्स सब वहाँ पे मौजूद है। मुझे सीजर पास कर देंगी तो मैं, जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो नई लड़कियाँ जिनकी शादियाँ होती हैं, तो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल हो जाती हैं ये सारी चीजें। जिनकी शादियाँ ना भी हो, एक तो आप बाहर मुल्क में बैठे बैचलर्स हैं, रह रहे हैं, और वहाँ पे फिर अपने देसी खानों का जो फ्लेवर है ना, बहुत अच्छा, मसालों का बड़ा फ़र्क होता है। बहुत से लोग कहते हैं हम रेस्टोरेंट जाते हैं, हम ये खाते हैं, हम वो खाते हैं, वो टेस्ट नहीं आता। तो वो टेस्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि बहुत सी जगहों पे पानी का भी फ़र्क होता है, मसाले का भी फ़र्क होता है। तो मुझे बड़ा वाला स्पून दीजिएगा ना। हाँ, तो मसालों का भी फ़र्क होता है। तो इसलिए आप अगर बाहर रहते हैं, क्योंकि मेरा पूरा बचपन बाहर गुजरा है, तो मेहरान के हम लोग खा के स्पाइसेस बड़े हुए हैं, चाहे वो सऊदीया में हो, मिडल ईस्ट का पूरा गल्फ को पूरा केटर करता है, और इसके अलावा भी बहुत जगहों पर होता है। तो अच्छा, आप ये देख सकते हैं, दूध मैंने बॉयल कर लिया था। मेरे पास यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर है 2 टेबल स्पून, मैं थोड़ा थोड़ा करके उसमें दूध ऐड कर रही हूँ, और क्योंकि ताकि इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये शाही, बस मेरी काफ़ी है, थैंक यू। इसके बाद ये देखिए, दूध में जब बॉयल आ जाए तो उसके बाद हम मेहरान का शाही टुकड़े मिक्स का पूरा पैकेट मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, इसमें मैंने इलायची पाउडर, चीनी, ज़ाफ़रान कुछ ऐड नहीं किया, सब कुछ मेहरान के शाही टुकड़े मिक्स में है, बस मैं इसमें डालूंगी। अब इतना प्यारा कलर है, पूरा पैकेट ले, पूरा एक पैकेट। ये बहुत इजी हिसाब है, अगर जिनकी नई नई शादी हुई है और कहता है नया नया मीठा बनाना है आपने, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी हम क्वांटिटी या रेशो रखें।
आप मेहरान के खीर मिक्स भी बना सकते हैं, अगर खीर बनानी है तो बादामी पकाई अब पुराना रिवाज हो गया, अब शाही टुकड़ा पकाई, शाही टुकड़ा पकाई भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा चलिए हम डॉक्टर की तरफ चलते हैं, डॉक्टर अक्सा से हम बात करते हैं। डॉक्टर अक्सा, आप डाइटिशियन हैं माशाल्लाह से, जिनकी हमें अशद ज़रूरत होती है रमज़ानों में। मैं आपसे कोई भी सवाल किए बगैर हमने और समय डिसाइड किया था आज कि हम इनसे डाइट प्लान पूछेंगे कि आप डॉक्टर साहिबा डाइट प्लान बताइए कि बैलेंस डाइट प्लान मतलब रमज़ान के बाद भी हम उसको कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, रमज़ान में तो ऐसा है कि हमारे खाने के जो पैटर्न है वो थोड़े मुख्तलिफ टाइमिंग्स में डिवाइड हो गए हैं, जैसे सहरी है आपकी इफ्तारी और फिर रात का खाना है। तो इसमें ये है कि जो आपने जैसे कॉन्सेप्ट सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग का, तो वो वाला पैटर्न फॉलो हो रहा होता है कि आपने एक लॉन्ग आवर्स की फास्टिंग जो है ना वो फॉलो करनी है। तो सहरी में हम बताते हैं कि आप उसको बिल्कुल वैसे ही कंसिडर करें जैसे आपका ब्रेकफास्ट मील होता है। तो उसके अंदर आपने कंसिडर ये करना है कि हर फूड ग्रुप, चाहे आपके पास आटे वाला फूड ग्रुप आ रहा है, चाहे आपके पास फलों का आ रहा है, चाहे आपके पास डेयरी का आ रहा है, तो उन सब में से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। सही है। जैसे अगर नाश्ते में उमूमी तौर से हमारे होता है पराठे या रोटी इस्तेमाल की जा रही होती है, बी इट लाइक के वो अंडे के साथ इस्तेमाल कर लिया, रात के बचे हुए सालन के साथ अक्सर इस्तेमाल हो रहा होता है, तो आपने अपना प्रोटीन का पोर्शन ज़रूर अच्छा रखना है। जहाँ तक आटे की बात है, रोटी या पराठे में हो रहा होता है कि अक्सर लोगों को ये लगता है कि जी हम पराठे अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वज़न बढ़ जाएगा। तो हम यही कहते हैं कि आप रोज़ रोज़ बेशक ना इस्तेमाल करें, अपने नाश्ते के अंदर भी वैरायटी रखें। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ और है, आजकल ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट भी है कि आपने ऑयल बिल्कुल छोड़ देना है, यानी कि आपको ऑयल की भी जिस्म में ज़रूरत होती है, आपको फैट भी चाहिए होता है। बेसिकली देखना ये होता है कि हेल्दी सोर्सेज ऑफ फैट क्या हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर है हर इंसान के अंदर ऑयल की भी, फैट कंटेंट भी एक हमारे जिस्म में बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि जी वेट लॉस का मसला आ गया, कोई भी XYZ कंसिडरेशन है, जैसे एक्ने का इशू होने लगता है लोगों को, तो सबको ये लगता है कि जी हमने शायद तेल का ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा तो इस वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात बार बार वही आती है कि हर चीज़ कितने पोर्शन में आपके लिए सही है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि जी बहुत तेल में इस्तेमाल करें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी मिकदार आपकी। ठीक है जी। अच्छा देखिए, शाही टुकड़ा मिक्स डालने के बाद दूध में उबाल आना शुरू हो गया। अब हम थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो डालेंगे ताकि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। नहीं, ये वनीला फ्लेवर है। वनीला है जी। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं मैंने पैन गरम पे लगाया है, मेरे पास यहाँ पे 1 कप खोया है। लेयरिंग के लिए मैं खोए को थोड़ा सौते करूँगी डालडा बनास्पति में। तो आप ये देख सकते हैं डालडा बनास्पति VTF टेक्नोलॉजी की बदौलत इसका ट्रांस फैट लेवल 0.5 से भी कम होता है, जबकि दूसरे अगर हम घी की बात करें आम बनास्पति की तो उनका ट्रांस फैट लेवल 20% से भी ज्यादा होता है। तो इस वजह से बाकी नुकसानदेह है। तो आप आराम से ये डालडा और डालडा पे तो वैसे ही भरोसा है, क्योंकि सुमैया जब नाम आता है डालडा का तो सबसे पहले हमारे जहन में आती ही बात है एतमाद की, एक भरोसा, और वो एतमाद जो पिछले 80 से भी ज्यादा सालों को हमारी माओ को डालडा पे है। अच्छा ये देखिए मैंने इसमें ये डाल दिया है, और जहाँ पे हम कहते हैं रमज़ानों में ख़ास तौर पे जहाँ पे होती है बचत भी ज़्यादा, बरकतें भी ज़्यादा, मोहब्बतें भी ज़्यादा, वहीं होती है हमारी, आप डालडा के साथ बचत भी ज़्यादा कर सकते हैं। चलें, कस्टर्ड गाढ़ा इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम। हाँ जी, बस ये देखिए मैंने ये हल्का सा इसको सौते किया है। थोड़ी सी मैं चीनी इसमें ऐड करूँगी, जस्ट एक टेबल स्पून, ताकि एक हल्की सी मिठास आ जाए इसमें। दैट्स इट। खोए में एक हल्का सा बिल्कुल, अगर कास्टेड शुगर आपके पास है तो आप वो ऐड करिए, ज़्यादा अच्छा है, या फिर आइसिंग शुगर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं ब्रेड को नॉर्मल डालडा कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। जी डॉक्टर साहिबा कंटिन्यू कीजिए, आप बता रही थी डाइट के बारे में। इसके बाद ये है कि जैसे आपके ब्रेकफास्ट का हमने बात की, वही आपकी सहरी भी आजकल चल रही है। आजकल इजाफी हम सहरी में ये चीज़ ज़रूर बता देते हैं कि जी आप योगर्ट का इस्तेमाल करें, बट बी श्योर कि वो लो फैट इस्तेमाल करें ताकि आपको दिन भर प्यास की शिद्दत का एहसास ना हो। सिमिलरली आप रमज़ान के बाद भी अपने नाश्ते के अंदर योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे पास बात आती है आजकल रमज़ान में तो हमारे पास प्री डॉन मील जिसे हम इफ्तारी का टाइम कह रहे होते हैं, तो अक्सर ये होता है कि बहुत लंबे घंटे का वक्फा आने के बाद भूख की शिद्दत भी ज़्यादा होती है, तो वो बेदरीज खाने का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सही है। कोशिश ये करें कि हुजूर से अगर आप इफ्तार कर रहे हैं तो आप उसके बाद 1 बूंद पानी का इस्तेमाल करें, वरना अक्सर ये इशू होता है कि ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर खाया नहीं जाता और फिर वो इतना लंबा लेट जाते हैं कि नमाज भी चली जाती है। ये सब ना करें। और अभी मतलब लाइव कॉलर भी हैं, हाजी अमीन मुख्तार हैं चकवाल से, पहले हम जरा उनको भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम, मैं शुगर का भी मरीज हूँ और हार्ट का भी मरीज हूँ, लेकिन रोजे रख रहा हूँ बराबर। माशाल्लाह। 2 दिन पहले मैंने शुगर चेक की थी अफ्तारी से पहले, तो 28 थी मेरी शुगर। 28 थी। ये था कि कोई ज्यादा शुगर लो होने से कोई मसाइल तो नहीं बनेंगे?
सही है, ठीक है, हम पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि मैं शुगर का भी पेशेंट हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम है, माशाल्लाह रोज़े में सारे रख रहा हूँ, तो अभी मैंने कह रहे हैं कुछ दिनों पहले शुगर टेस्ट की तो 28 आई, तो इतनी लो शुगर होना ये खतरे की बात तो नहीं है, वो थोड़ा परेशान हो रही है, क्या करें? बिल्कुल ऐसा ही है, लो शुगर होना खतरे की ही बात है। आई वुड सजेस्ट कि एक और दफ़ा चेक कर लें कि 28 ही थी या कितनी थी, बिकॉज हम तो 60 पे ही बताते हैं कि बिलो 70 जा रहा है तो ही पेशेंट कॉन्शियस नहीं रहता। इट्स रियली स्ट्रेंज कि अगर 28 थी और वो कॉन्शियस थे, तो हम इतना तो रिस्क लेते ही नहीं है कॉन्शियस हो जाए, तो ऐसी बहुत ज़्यादा बात आप देखें बंदा होश में ही नहीं रहता। थोड़ी एहतियात करें, आप उनसे ये कहेंगे? हम बिल्कुल यही कहते हैं कि एहतियात करें, खाने में ज़रूर ध्यान रखें कि आप किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर ये होता है कि दवा का इस्तेमाल किसी ऐसे टाइम पे हो रहा होता है कि फिर रोज़ा रखा आपकी शुगर सडन ड्रॉप हो जाती है। हम हमेशा ये बताते हैं कि भाई अगर आपने रोज़ा रखना शुरू किया है तो रोज़ा रखने से पहले अपने जितने भी डाइटिशियन है या आपके जो भी कंसल्टेंट है जिनको आप दिखाते आ रहे हैं उनसे मशावरत के बाद रोज़ा रखें। रमज़ान से पहले आपकी दवा की डोज एडजस्ट होने की ज़रूरत होती है, वरना इस तरह का मसला रमज़ान में अक्सर मरीजों को सामना करना होता है। अच्छा, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी मेरे भाई से कि भाई प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद रोज़े रखिए, अपनी सेहत के साथ ना कि खेलिए, क्योंकि जितना आपने बताया कि शुगर लेवल इतना ड्रॉप होता है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो प्लीज़ मैं दोबारा से कहूँगी, हम यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें गाइड करते हैं, हम आपको रेमेडीज़ भी बताते हैं, लेकिन अगेन मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि लाजमी डॉक्टर के मशवरे के बाद आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, रेमेडी इस्तेमाल करते हैं, वो डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल कीजिए। मशवरा जी लाजमी कीजिए। सीमा है हमारे साथ कराची से लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम सीमा, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे रमज़ान में हम अपना वेट कैसे कम करें? वेट कैसे? थायराइड है, मुझे थायराइड है। अच्छा। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा वेट कम हो जाए, लेकिन मेरा वेट किसी सूरत कम नहीं होता है। तो मतलब मेरा वेट और 72 है। 72 वेट है इनका। और हाइट क्या है आपकी? मेरी 5'2" हाइट है। ओके ठीक है, अभी सीमा पता करते हैं डॉक्टर साहब से। और ये कि मैं इसमें क्या ऐसी चीज खाऊं तो जिससे बहुत तेजी से वेट मेरा लॉस हो? बहुत तेजी के साथ। अच्छा चलें ठीक है, पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब सीमा हैं और सीमा ये कह रही हैं कि मेरे साथ वेट का मसला है, वेट बहुत ज़्यादा है, 78 kg वेट है और 5'2" हाइट है। वो चाह रही कोई ऐसा आप डाइट प्लान बताएं, वो तेज़ी के थायराइड का भी उनको प्रॉब्लम है, तो वो क्या करें ऐसा कि उनका ये वेट तेज़ी से कम हो जाए, क्या है इसका? अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है कि कोई भी हमारे पास ऐसी जादुई छड़ी नहीं होती कि हम बोलें कि आपका वजन फ़ौरन से ड्रॉप हो जाए। जहाँ तक थायराइड का इशू उन्होंने बताया, आई बिलीव कि उनको हाइपोथायरॉयडिज्म का इशू होगा। उसका साइड इफेक्ट यही होता है कि अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपका वजन तेज़ी से बढ़ता है। इसकी दवा आपको डॉक्टर देते हैं, वो आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। इसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, बगैर उसके आपका वज़न कम नहीं हो सकता। इसके अंदर यही है, आप अपना खाने में अगर हम बात करें तो खाने में आपने पोर्शन कंट्रोल करना है और साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जिसमें हम ब्रिस्क वॉक बताते हैं, जो कि तकरीबन आपकी 35 मिनट्स की होती है। इतनी आप वॉक करें कि आपका सांस खुले और आपको पसीना। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप ब्रिस्क वॉक भी बता दीजिए कैसी होती है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता। ब्रिस्क वॉक में ये होता है बेसिकली कि आप इतना तेज़ी से चलें कि आपका सांस फूले, आप एक जुमला मुकम्मल ना कर पाएँ और आपको पसीना आए। ये बेसिकली ब्रिस्क वॉक में आता है और यही आपको जो है वेट लॉस में हेल्प करता है। एडिशनली मैं ये ऐड करना चाहूँगी, जैसे रमज़ान का चल रहा है, फास्टिंग आवर्स चल रहे होते हैं, तो सबसे बेहतर टाइम है कि जो 4 बजे 5 बजे का असर का जो टाइम होता है, आप उस टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी करें। बहुत सारी ऐप्स आती हैं, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे एक्सरसाइज करने के लिए। आप ब्रिस्क वॉक उस टाइम पे कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि उस टाइम पे बॉडी जो है वो फैट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज़ कर रही होती है। तो जब वो फैट आपका जो स्टोर्ड अमाउंट में है वो जब एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू होगा तो डेफिनेटली आपका फैट बर्न होगा और आप वेट लॉस के टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हैं। सही। अच्छा, एक डॉक्टर साहब ये भी होता है कि जब रमज़ान ख़त्म हो जाते हैं तो आम दिनों में हम ये सोने के लिए लेटते हैं, हम सो रहे होते हैं तो 3 बजे या 4 बजे का टाइम होता है तो हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि हमें भूख लग रही है और हमें इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि हम सो भी नहीं पाते और फिर हम खाते हैं। डेफिनेटली होता है और काफ़ी लोगों के साथ भी होता है, डेफिनेटली होता है। ये आदत हो जाती है खाने की सहरी में, तो आप खाना खा के फिर सो जाते हैं। वैसे भी मिडनाइट क्रेविंग्स बहुत बुरी होती हैं डॉक्टर साहब, तो इसके लिए क्या किया जाए? काबू नहीं पाया जा सकता, बड़ा मजबूर हो जाता है। ऐसा नहीं है काबू नहीं पाया जा सकता, बिल्कुल पाया जा सकता है। बस ये है कि रात का खाना जो आप इस्तेमाल करें ना, उसके अंदर अपना प्रोटीन का पोर्शन बहुत अच्छा रखें, वो फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। अगर आप रोटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चक्की वाले आटे की इस्तेमाल करें। खालिद महमूद भी हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर, उनसे ही बात कर लेते हैं। कराची से लाइव कॉलर हैं जी। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। खालिद साहब क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं शुगर अपनी चेक करता हूँ जैसे सहरी से पहले जी,
तो 162 आ रही होती मेरी रमजान में, हालांकि रोजा सुबह रखा होता है और पूरा दिन रोजे की हालत में होता हूँ, और सुबह सहरी के पहले 162 163 आ रही होती है, और जब अफ्तारी के बाद चेक करता हूँ तो फिर ये 362 यानी 362 364 तक चली जाती है। अफ्तारी कितनी देर बाद आप चेक करते हैं शुगर? जी, अफ्तारी की कितनी देर बाद चेक करते हैं? अफ्तारी के फौरन बाद चेक करते हैं, 2 घंटे बाद चेक करते हैं? तकरीबन 20-25 मिनट के बाद, नमाज पढ़ने के बाद। अच्छा, देखें, पहली बात तो ये कि आप जब भी अपनी शुगर चेक करते हैं कुछ खाने के या खाना खाएं या अफ्तारी करें तो उसके 2 घंटे बाद चेक करनी चाहिए, कि जब हम फ़ौरन कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमारे शुगर कंटेंट हमारी ब्लड में उस वक्त तक पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो चुका होता है, नहीं ख़त्म नहीं हुआ होता, ब्लड में ही सर्कुलेट कर रहा होता है। लेकिन आपने जो शुगर लेवल बताया कि इफ्तार सहरी से पहले जब ये चेक करते हैं, तो वही मुझे बताइए कि सहरी के फ़ौरन बाद आप चेक करते हैं या सहरी करने से पहले चेक करते हैं, फास्टिंग में करते हैं या सहरी के बाद करते हैं? जैसे सहरी से पहले वाली जो होती है, जैसे शाम में जो अफ्तारी कर ली ना, मगरिब की नमाज पढ़ ली, तराबियां पढ़ी, तराबियां का खाना जो खाया वो खाया, उसके बाद सहरी पे जाके फिर करते हैं हम 4 बज के तकरीबन 20-25 मिनट में सहरी से पहले। सही, तो यानी कि सहरी से पहले जब आप चेक करते हैं आपकी शुगर आती है, प्लीज डॉक्टर साहब नोट कीजिएगा, 176 162 160 आती है, और इफ्तार के फौरन बाद जब आप चेक करते हैं तो कितनी आती है? फिर 362 हो जाती है। तो 362 हो जाती है। तो रीजन यही है क्योंकि आप इफ्तार के फौरन बाद चेक करते हैं, आप इफ्तार के 2 घंटे बाद चेक किया कीजिए। ऐसे ही डॉक्टर साहब आप प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए जरा। ये जो इन्होंने बताया है फास्टिंग और रैंडम का, इसका तो पैटर्न जो ये चेक कर रहे हैं शुगर, ये काफ़ी ख़राब है। फास्टिंग की अगर आपने रमज़ान में चेक करनी है तो बेहतर ये है कि शाम के टाइम पे आप चेक करें, क्योंकि आपके काफ़ी घंटे हो चुके होते हैं, और फास्टिंग के लिए रिकमेंडेड है कि 10 से 12 घंटे की फास्टिंग पे आप शुगर लेवल टेस्ट करते हैं। अगर आप फास्टिंग की सहरी के टाइम पे चेक कर रहे हैं तो रात के खाने और सहरी के दरमियान का वक्फा भी कम है, इस वजह से भी आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई वो बता रहा है। और खाने के या इफ्तारी के फ़ौरन बाद तो बिल्कुल ना शुगर चेक करें, क्योंकि उस टाइम पर शरबतों का भी इस्तेमाल हो रहा होता है, और खाने के अंदर भी कुछ ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मौजूद होता है, जो आले के ऊपर आपकी ब्लड शुगर को बढ़ा हुआ दिखा सकता है। सही, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। और प्लीज़ आप अपनी, वैसे आप अक्सर मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं भी कि अगर जिनको डायबिटीज़ का इशू है तो किस किस वक्त रमज़ानों में अपनी शुगर लेवल चेक कर सकते हैं? फास्टिंग की जो चेक करनी है, जो 10 से 12 घंटे की होती है, वो कोशिश करें कि शाम के टाइम पे चेक करें, क्योंकि काफ़ी घंटे गुजर चुके होते हैं सहरी के बाद। शाम के टाइम अराउंड लाइक 5 बजे कर लें, 6 बजे कर लें, 7 बजे आपका फास्टिंग आपकी होगी। बिल्कुल फास्टिंग की आप 6 बजे चेक कर लें तो कंप्लीट आपके 10-12 घंटे आराम, 14 घंटे बल्कि गुजर ही जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा भी है, मेरी वालदा उनको भी शुगर है और उनका वेट बहुत तेज़ी से गिर रहा है, क्योंकि उनको थायराइड का प्रॉब्लम है, वेट बहुत गिर रहा है और वो ज़्यादा खा नहीं पाती हैं। जैसे रोज़ा खोल के वो सिर्फ एक फ्रूट चाट का बोल लेती हैं और वो पानी पीती हैं, दैट्स इट। फिर वो एक रोटी खाती हैं, वो भी आधी खाती हैं, और उससे ज़्यादा सहरी में भी उनका यही कि आधी रोटी खाती हैं, एक रोटी खाती हैं, चपाती, उससे ज़्यादा उनसे खाया नहीं जाता। अगर खा लेती हैं तो फिर उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को हाइपर थायराइडिज्म का जो इशू होता है वो वेट लॉस, ये वही उनको थायराइड है जी, बिल्कुल। और इसमें फिर ये वाला इशू भी आता है कि भूख भी कम लग रही होती है, दिल नहीं चाह रहा होता है, मतली की कैफियत भी होती है अक्सर औकात, ठीक है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि पोर्शन कंट्रोल करें, वक्फे से उनको कुछ ना कुछ इस्तेमाल कराएं। ये नहीं होना चाहिए कि बस सिर्फ फ्रूट। लेकिन अभी रमज़ान में फ़िलहाल क्या? हाँ जी, यही है कि अगर देखें सहरी करने का अगर टाइम है या इफ्तारी का टाइम है, आपने जैसे बताया कि वो सिर्फ एक फ्रूट चाट ले लेती हैं और उसके बाद उनसे और कुछ नहीं खाया जाता, तो 1 घंटे के वक्फे के बाद आप कोशिश करें कि वो कोई चीज़ इस्तेमाल करें। हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि जी आधी रोटी खा ली और एक बोल फ्रूट चाट इस्तेमाल कर लिया, दैट्स इनफ। इसके टाइम में काफ़ी घंटे गुजरते हैं कि थोड़ी बहुत कोई ना कोई चीज़ ऐसी जिसके अंदर फाइबर अच्छा हो वो आप उनको लाजमी इस्तेमाल करें। सही है डॉक्टर साहब, इस चीज़ को हम कंटिन्यू भी करेंगे। मिसेज़ आफ्ताब हमारे साथ हैं, लाइव कॉलर, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेज़ आफ्ताब, क्या कहेंगी आप? जी ठीक हूँ। मेरा मसला ये है डॉक्टर साहब, मैं रोज़ा रखना चाहती हूँ, लेकिन जब रखती हूँ तो 12 बजे के बाद मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। आपको कोई प्रॉब्लम है मिसेस आफ्ताब? जी मुझे थायराइड का थोड़ा मसला था, लेकिन अब वो डॉक्टर कहती हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो आपको भूख लगती है बहुत? जी ठीक है। थायराइड का प्रॉब्लम है और ये काफ़ी अरसे से आपके साथ? तकरीबन 3-4 साल से है। 3-4 साल से है। मिसेस आफ्ताब ये लाइव कॉलर हैं, मिसेस आफ्ताब हमारे साथ, और डॉक्टर साहब ये कह रही हैं कि मुझे थायराइड का इशू है 3-4 साल से। मैं रोज़ा तो रख लेती हूँ, लेकिन 12 बजे दिन में मुझे भूख लगना शुरू हो जाती है और फिर मुझसे रोज़ा रखा नहीं जाता है, तो क्या किया जाए?
तरीक़ेकार इसका ये है कि आप सहरी के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ कोशिश करें कि नशास्ता जो आपका जो फाइबर वाला कंटेंट और खाने के अंदर जो भूसी वाला फैक्टर आ रहा होता है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। जैसे हम अक्सर बताते हैं कि चक्की वाला आटा इस्तेमाल करें, कुछ फलों का इस्तेमाल करें क्योंकि उनके अंदर फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, तो वो आपको बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। तो इस तरह से आप अपनी भूख की शिद्दत को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊंगी आपको लेयरिंग। देखिए, अच्छा मैंने सबसे पहले एक डिश ली जिसमें भी आप चाहें आप स्क्वायर में डिश ले लीजिए, आप जैसी भी डिश लेना चाहें आप लीजिए। इसमें मैंने जो हमने ब्रेड फ्राई की थी, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर किया था, उसकी लेयरिंग मैंने की। सबसे पहले जो हमने शाही टुकड़े मिक्स का जो हमने मिक्सचर बनाया था कस्टर्ड डाल के थोड़ा सा, वो मैंने इसकी हल्की सी लेयर दी, बिल्कुल ज़रा सी कि ब्रेड पे स्टिक हो जाए, थोड़ी सॉफ्ट रहे। उसके बाद ब्रेड रखी, उसके ऊपर मैंने जो खोया हमने डालडा बनासती में थोड़ा सा भुनाई की थी उसकी चीनी डाल के उसकी पूरी लेयरिंग की है मैंने। उसके ऊपर बादाम पिस्तों की लेयरिंग की है मैंने। और अब उसके बाद दोबारा से मैं खोपरा भी डाला है, थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाला है मैंने यहाँ पे, खोपरा भी डाला है, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, मज़ा आता है खाने में ना। जितने ड्राई फ्रूट्स आपको चाहिए आप भर सकते हैं, इसमें कोई वो कैद नहीं है कि 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून। मैं करूंगी, बड़े मजे की लगेगी। चलें आ जाए, आप ये लेयरिंग कीजिए। अब दोबारा से इसके ऊपर हम इस तरह से लेयरिंग करेंगे, तो लेयरिंग ऐसे रखिएगा कि जैसे लास्ट टाइम आपने जो ब्रेड का पीस रखा है अगला पीस भी उसके ऊपर ही आए, ताकि जब हम उसको कट करके निकालें तो वो एक लेयरिंग फॉर्म में आए। तो ये हम सही रख रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक रखिए, आप यहाँ पे रखिए। और जब तक सुमैया लेयरिंग कर रही हैं शाही टुकड़े लजानिया की, आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड और फिर आपको बताते हैं कि इसकी फाइनल लुक कैसी आएगी। इसको थोड़ा सा यूँ करके रखते हैं, हाँ ऐसे, लाइक दिस। चलें जी, रेसिपी कार्ड भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। और ये देखें इस तरह से। अच्छा, अब ये चलें जी, ये देखें रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए मेहरान का शाही टुकड़ा मिक्स 1 पैकेट 1 लीटर दूध में। और उसके बाद बाकी जैसे इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ सुमैया ने लेयरिंग कर दी है और हाँ जी, इसके ऊपर आप पोर कर दीजिए पूरा, ऐसे ही पोर कर दें इसके साथ ही। हाँ ऐसे ही करते हैं। अच्छा, जो साइडों पे जगह बची है ना, उस पर भी हम इस तरह से ब्रेड थोड़े से तोड़ के हम इसको फिल कर देते हैं। हाँ ये भी सही क्या जा रहा है, हम क्यों थोड़ा सा इसको छोड़ें, बिल्कुल सही, हम पूरा एंजॉय करेंगे लजानिया। बड़ी अमेजिंग डिश बन रही है ये, सही है। और वो लोग शौकीन जो है मीठे के या शाही टुकड़े के, अब इस पे आप पूरा बड़ा बेहतरीन है ये। शाही टुकड़े जिसको पसंद है वो ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, बहुत ही मजे की रेसिपी है, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है शाही टुकड़े लजानिया। हमारे जो कैमरामैन भाई हैं उनके भी ये फेवरेट हैं, और वो जरा इसको जूम भी करें ताकि मुंह में पानी आए हमारे व्यूअर्स के। मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है और ये मैं जरूर ट्राई करने वाली हूं। और सुमैया कब ट्राई करेंगी? ईद पे करेंगी? आज ही जाके करेंगी? वरदा आज तो नहीं, ईद पर ही होगा इंशाल्लाह। चले, और जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई है, जैसे सुमैया ने कहा कि अब तो खीर पकाई की रस्म हुई पुरानी, अब हम करेंगे शाही टुकड़ा की पकाई रस्म। तो उसमें आप कहिएगा हम एक मॉडर्न वे में करेंगे, हम बनाएंगे शाही टुकड़ा लजानिया। ये बात, और ये लजानिया की क्या लेयरिंग की है वर्दा ने, यकीन जानिए। ये देखें। अच्छा जी, हमारे पास सवाल आया है एक कि सुमैया ने शादी के बाद पहला मीठा क्या बनाया था। तो सुमैया क्या बनाया था पहला मीठा? मैंने शादी के बाद पहला नाश्ता बनाया था। मीठा नहीं बनाया था? मीठा बनाया था, लेकिन मैंने कस्टर्ड बनाया था। कस्टर्ड बनाया था, ओके। और नाश्ते में क्या बनाया था? पराठे? नाश्ते में नहीं, मुझे बहुत जल्दी शादी हो गई थी, मुझे कुछ बनाना नहीं आता था। मैंने सिर्फ ब्रेड दी थी अपने हस्बैंड को और अंडा। तो मीठा अच्छा था, कैसे आई थी? अच्छा था, मीठा मजे का था, मजे का। चलिए ये देखिए, आप लेयरिंग देख सकते हैं कितनी मजे की लेयरिंग हो गई। अच्छा, इसको मैं पूरा गार्निश करूंगी ड्राई फ्रूट से। अच्छा, ऑल्दो मेहरान इस मिक्स में ऑलरेडी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो जिस वक्त हम दूध उबालते हुए इसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं वो हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़े से आप देखें तो उसमें नज़र भी आएंगे, बहुत बारीक चॉप हुए डले हुए होते हैं। लेकिन गार्निशिंग के लिए इस लेयरिंग के बाद मैं ऊपर से थोड़ा सा इसमें बादाम पिस्ते और ये डेसिकेटेड कोकोनट मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये देखिए, ये देखें इस तरह से हम इसमें करेंगे लाइक दिस। ये देखिए, और फिर इसको आपने फ्रिज में ठंडा करके ओए होए आपने इसको एंजॉय करना है। जब क्रीम भी ऐड कर सकते हैं अगर हमारा दिल चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें कस्टर्ड ऐड कर दिया तो उसमें ऑलरेडी क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। लेकिन अगर हाँ आप कस्टर्ड पाउडर ऐड नहीं करें, आप खाली दूध में बना रहे हैं, उसमें आप मेहरान का शाही टुकड़ा मिक्स डाल रहे हैं, तो उसमें आप 3 to 4 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी खोया है तो जो लेयरिंग आएगी जिस तरह बता रही है लजानिया की, हम कोशिश करेंगे कि एक आपको कट करके भी दिखाएं ताकि आपको पता चले थोड़ा सा। इसको थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है कि वो थोड़ा सा जमेगा, थोड़ा सेट होगा, हो रहा होगा कितने मजे का ये। हाँ ये बिल्कुल, ये देखिए बहुत ही मजे का। वैसे तो शाही टुकड़े बनते ही हैं हर घर में और मुझे लगता है बहुत क्विक, एक झटपट सी मीठे की रेसिपी होती है, लेकिन ये जो इसमें लजानिया का टच दिया है ना वर्दा ने, ये बहुत मजे का लगता है। कुछ डिफरेंट तो होना चाहिए ना। ईद पे भी हम शीर खुरमा शाही टुकड़े किस तरह से बना के, कुछ अलग तरीके से बना के रख सकते हैं। मैं तो ये बना रही हूं, अपने मेहमानों के लिए वो तैयार रहें
कि उनको चले। मैं अच्छा, तो यानी कि पता चल गया जिसको शाही टुकड़ा लजानिया खाना है वो सुमैया के घर चले जाए। सुमैया मैं भी आ रही हूँ ईद पे आपके घर पे। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। इकरा है रावलपिंडी से लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। क्या कहना चाहेंगी? मेरा डॉक्टर साहिबा से एक सवाल है। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा ना बेली जो है ये थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद ना फैट होता जाता है। वैसे तो मतलब इतना वेट नहीं है मेरा, स्मार्टनेस है, लेकिन जस्ट बेली का इशू होता है। बहुत ज्यादा भी नहीं होता, लेकिन ये है कि बॉडी के हिसाब से बेली जो है वो फैट होता जाता है। अच्छा, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना चाहिए? आपकी एज कितनी है? हेलो, आपकी एज कितनी है इकरा, अगर आप बताना चाहें? 28 28 साल की है, काफ़ी यंग है। और ये बता रही है कि इनके बेली का इशू है, बेली बढ़ जाती है इनकी। वैसे पूरी बॉडी ठीक है लेकिन बेली का एक इशू और इनको बर्निंग का भी इशू है। बर्निंग का भी इशू है, बर्न होता है, गैस्ट्रिक इशू है। अच्छा, जहाँ तक बेली फैट की बात आती है ना, तो उसके लिए तो इंटेंस कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, फुल बॉडी वर्कआउट होता है जो आपको करना पड़ता है। अलोन डाइट विल नॉट हेल्प। ठीक है, जहाँ तक गैस्ट्रिक इशू की बात है तो आप कोशिश करें, आप कहाँ गलती कर रहे हैं। या तो बहुत मिर्च मसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा होगा, या खाने के बाद फ़ौरन लेटा जा रहा होगा, या खाने के फ़ौरन बाद पानी का इस्तेमाल हो रहा होगा। ये तीनों चीज़ें आपको गैस्ट्रिक इशूज़ की तरफ लेकर जाती हैं। तो कोशिश करें कि खाने के फ़ौरन बाद लेटें तो बिल्कुल ना, कम से कम 15 मिनट तक। और पानी भी ना पिए फ़ौरन। पानी खाने के बाद फ़ौरन नहीं पीना चाहिए ना, बीच में पी लें आप भले से, लेकिन खाने के फ़ौरन बाद नहीं पता। और पीते हैं बाहर लोग तो ऐसे ही, यहाँ आखिरी निवाला खत्म हुआ और फ़ौरन 2 गिलास पानी के लेते हैं ना। कंप्लीटली बेसिकली तब होता है जब होता है। हाँ, ये होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अक्सा कि बहुत से लोग ऐसे गैस्ट्रिक इशू की हम बात करें तो उनको गैस प्रॉब्लम रहती है, उनके पेट में दर्द रहता है, वो गैस पास आउट कर रहे होते हैं, उनको इस तरह के इश्यूज रहते हैं, फिर उनको बर्निंग सेंसेशन भी रहती है, एसिडिटी भी रहती है, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, इसका तो तरीक़ेकार ये है कि अगर आपको कॉन्स्टेंटली ये वाला मसला रह रहा है ना, तो आप डेफिनेटली जाके जनरल फिजिशियन को चेकअप कराएं। ठीक है, क्योंकि बेस लाइन कोई ना कोई इशू आ रहा होता है जो आपका डॉक्टर हेल्प करता है देखने में कि भाई क्या डायग्नोसिस बन रहा है, फिर वो उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट बताता है। जहाँ तक डाइट की बात है तो अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को खाने के बाद बदहजमी हो जाती है, बाकी लोगों को नहीं होती। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जी कोई फूड आइटम है जो उनको सूट नहीं कर रहा। हर बंदे का डिफरेंट है ना, इंडिविजुअलाइज असेसमेंट की बेसिस पे होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको गैस्ट्रिक इशू हो रहा है, वो सजेस्ट कि जो बड़ी इलायची आती है, बड़ी इलायची के 3 दाने आप इस्तेमाल करके देखें, अच्छे से आप वो चबाएं सादे पानी के साथ। 3 बड़ी इलायची के दाने, यानी कि आप उसको खोल के उसमें से दाने निकाल लें और वैसे खा लें पानी के साथ। बिल्कुल अच्छे से चबा के इस्तेमाल करना है। 3 दाने 3 टाइम 3 दिन तक इस्तेमाल करें तो ये बहुत जो है ना इफेक्टिव हो सकता है। अच्छा, ज़हीर अब्बास है लाइव कॉलर पतोकी से, उनको भी हम जरा ले लेते हैं। जी ज़हीर, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सब लोग मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, वो मेरी अम्मी को ना खाना ही हुआ था पिछले साल जब था, तो वो अभी तक ठीक नहीं हो रहे। मैंने तकरीबन 10-15 लाख रुपया खर्च कर चुका, बड़ा बरसात हो। तो उनकी आपने एक्सरसाइज भी करवाई है? फिजियोथेरेपी? हाँ जी, फिजियोथेरेपी करवाई है आपने उनकी कोई? जी जी, वो बड़ा उसका करवाया, अभी तक वो अपना उसका हुआ नहीं है। उसका अभी बड़ा ट्रीटमेंट करा रही है। उसका वो मिल थी वो हॉस्पिटल से। इधर आओ, बात सुनो। ठीक है हाँ ज़हीर साहब, इसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, जनरल फिजिशियन के पास जाइए, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी हर्बल उसमें जाना चाह रहे हैं तो बहुत सारे हमारे हर्बलिस्ट डॉक्टर हैं जो हमारे पैनल्स पे होते हैं। डॉक्टर बिल्कीस एक बहुत बड़ा नाम है, वो इस तरह की चीज़ों का इलाज करती हैं, हेल्प आउट भी करती हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप मेरा नाम लेके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि वर्दा शोएब ने आपको उनसे कांटेक्ट करने के लिए कहा है, तो ज़रूर वो हो जाएगा। नहीं, वो फ़ोन करके बात कर सकते हैं, तो जैसे भी होगा आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं सारी डिटेल्स, तो इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प आउट करेंगी आपकी। जब वो, क्योंकि अक्सर वो ट्रैवल भी कर रही होती हैं, तो अगर पतों की करीब हुआ तो वेरी नाइस, आप उनसे अगर कांटेक्ट करें तो वो बड़ा अच्छा आपको रिप्लाई करेंगी। बिल्कुल रिप्लाई करेंगी। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कि आप आई और अपने इतने कीमती वक्त हमें दिया रमजान में, और बड़े अच्छे मशवरे दिए, बहुत अच्छे मशवरे दिए, डाइट प्लान बहुत अच्छा से हमें बताया। थैंक यू सो मच डॉक्टर अक्सा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एटलीस्ट मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जो हमारी मिडनाइट क्रेविंग्स होंगी रमज़ान के बाद, जिससे हम बहुत मोटे हो जाते हैं, वो चीज़ नहीं होगी हमें। दिल को थोड़ा समझाना पड़ेगा लेकिन अब हमें यहाँ दिमाग को भी समझाना पड़ेगा। शाही टुकड़े तैयार कर लिए वर्दा ने, तो अब तला की जानिब चलते हैं। लेकिन मैं एक बात आखिर में कहना चाहूँगी कि शाही टुकड़े तो यहाँ पे हैं ही, लेकिन अपनी आप रमज़ान को और स्पेशल और मैजिकल बना सकते हैं कोका कोला के साथ। एंजॉय कीजिए रमज़ान का मैजिक कोका कोला के साथ, और शाही टुकड़े आप एंजॉय कीजिए मेहरान के। और अब चलते हैं हम तलहा की जानिब। जबरदस्त जी तलहा।
बहुत बहुत शुक्रिया वर्दा एंड सुमैया, यकीनन आपने बेहतरीन लजीज खाने पकाए डालडा के दस्तरखान पे। और अब मेरा फेवरेट सेगमेंट जिसे हम कहते हैं आलिम के बोल। मैं वेलकम कहूँगा, मेरे साथ दो बड़े प्यारे मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। यूनुस सिद्दीकी साहब आलिम दीन है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। साथ साथ नाथ खां हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम साबिर यूसुफी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। मैं हमेशा इस सेगमेंट का आगाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से करता हूँ और मुझे बड़ा सुकून मिलता है इस बात है। लेकिन आज बहुत बड़ा दिन है, आज ज़रब अली का दिन है, जब मौला कायनात पर हमला किया गया। नबी करीम आका दो जहाँ रहमतुल्लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली पहले ज़माने का बदबख्त तरीन आदमी वो था जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को मारा था, और आइंदा ज़माने का बदबख्त तरीन आदमी वो होगा जो तुम्हें कत्ल करेगा। अल्लाह अकबर। मौला कायनात की बड़ी शान थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दरबार से, अपनी महफिल से 470 लोगों के नाम लेके बाहर निकाला, मुनाफिक चले जाओ, मुनाफिक चले जाओ, मुनाफिक चले जाओ। और फिर बुलाया हजरत हुज़ैफा बिन यमानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और कहा, हुज़ैफा ये जो सामने लाइन में जो जलीलुल कदर सहाबा जो बैठे हुए हैं, कुछ रिवायतों में 7 है, कुछ रिवायतों में 10 है, ये भी मुनाफिक हैं। मैंने अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह इनको हिदायत दे, और यही मुनाफिकत है जो हमारी सफ़ों में घुसी पड़ी है, जो इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए, जिसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे हमला किया नमाज के दौरान, हज़रत अली अलैहिस्सलाम पे हमला हुआ नमाज के दौरान, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे हमला हुआ, वो भी मुसलमान थे। तो क्या वो मुसलमान थे? मेरी नज़र में वो सब मुनाफिक थे, इस्लाम के ऊपर एक बदनुमा दाग थे। मैं गुजारिश करूँगा सिद्दीकी साहब से कि आज ज़रब अली है, मौला कायनात की शान का जिक्र करें और इस हालत का जिक्र करें जिस हालत से हम मुसलमान इस पर गुजर रहे हैं। सिद्दीकी साहब। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती है जिनकी मोहब्बत इस्लाम मुसलमान होने की दलील है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अली ला युबग़िदुका मुमिनुन वला युहिब्बुका मुनाफ़िक़ुन। सुभान अल्लाह। अली, जो शख्स तुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक है, और जो तुझसे मोहब्बत रखेगा वो मोमिन है। गोया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियारे ईमान बता दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती है, वो आप प्यारी हस्ती हैं जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके पर झंडा अता फरमाया। वो अजीब सूरत हाल थी कि कुछ किले फ़तेह नहीं हो रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ सहाबा को भेजा, लेकिन उन किलों को वो फ़तह ना कर सके। आपने फरमाया, एक रात इन्नी ओतिल राया गदन ले रजुलिन युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु। आपने फरमाया, कल मैं झंडा ऐसी शख्सियत के हाथ में दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सब सहाबा कराम रज़वान अजमाइन उस रात ऐसे थे क्योंकि सभी अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते थे। हर एक की चाहत थी कि कल झंडा मुझे मिल जाए ताकि ये एजाज़ मुझे हासिल हो। जब सुबह हुई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ है? कहा गया कि अली की आंखों में तकलीफ़ है। फरमाया, उनको लाओ। अब उनको बुलाया गया, तशरीफ़ लाया। आपने उनकी आंखें मुबारक में अपना लुआब मुबारक डाला और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, उसी वक्त मेरी बीमारी दूर हो गई। और आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको झंडा दिया। फरमाया, जाओ अली, जाकर अल्लाह के नाम पर जहाद, अल्लाह के नाम पर क़िताल करो। और फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं किस बात से आगाज़ करूँ? फरमाया, सबसे पहले उनको इस्लाम की दावत देना। अगर इस्लाम कबूल कर लें, अगर वो इस्लाम कबूल ना करें तो फिर उनके साथ जिहाद करो हत्ता कि वो इस्लाम कबूल कर लें। तो हज़रत अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हज़रत अली से फरमाया, अली देखो, लाइन यहदियकल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लका मिन हुमरिन नाम। अली, अगर एक शख्स तेरे ज़रिए अल्लाह उसको इस्लाम की हदायत दे दे, सुर्ख ऊँट से तुम्हारे लिए बेहतर है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और उन्होंने जिहाद किया। अल्लाह ने उनके हाथों पर फ़तह अता फरमाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला
इस्लाम की वो हस्ती हैं जो कभी मौत से नहीं डरते थे, जो बहादुरी का सरचश्मा थे। ग़ज़वा अहज़ाब में रसूल अकरम जब अमर बिन वुद आया मैदान में और उसने कहा मान ले हाली मिन मुबारिज़न, कोई है मुसलमानों से मेरे मुकाबले में आए, तो कोई है मुसलमानों में से? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उठे, कहा या रसूल आना या रसूल अल्लाह, मुझे भेजिए। नबी के इजलिस अली इन्नहु अमर, बैठ जाओ अली, ये अमर बिन वुद है जिसकी जो बड़ा ताकतवर इंसान है। हज़रत अली फरमाने लगे इनका नाम अमर बिन वुद, यार अगरचे अमर बिन वुद है, अब मुझे इजाज़त दे दीजिए। हज़रत अली जब भी हज़रत अली उठे नबी के उनको बैठा दे, अली बैठ जाओ, अली बैठ जाओ। हज़रत अली कहने या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दे दीजिए। फिर आखिर में जब आया उसने मुसलमानों से कहा कोई नहीं तुम में से कोई जो मेरा मुकाबला कर सके, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को रसूल अकरम ने इजाज़त दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अमर बिन वुद के मुकाबले में आते हैं और आकर उसे इस्लाम की पहले दावत देते हैं। कहने लगे अमर तुमने कहा था कि जो भी मुझ पर दो चीज़ें मैं पेश करेंगे मैं उसे कबूल करूँ, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम की तरफ आ जाओ, अगर तुम नहीं तो फिर मुकाबला करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसने वार किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अली की जो दिरा मुबारक थी, जो आपकी जो थी जिससे रोकता जाता हमला रोका वो जो थी वो फट गई, काट जो हज़रत अली के सर मुबारक पर आपका सर मुबारक ज़ख्मी हो गया। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह पलटे और उन्होंने ऐसा वार किया उसका कंधा उसके जिस्म से जुदा कर दिया और पल भर नीचे गिरा और जैसे गुबार छटी अमर बिन वुद जो था मर चुका था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला वो हस्ती हैं जिन्होंने हर मैदान में बढ़कर इस्लाम के लिए अपनी तलवार उठाई और हर मैदान में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की शान और मनक़बत जो है इतनी है कि उसे अपने अल्फाज में अहाता करना मुश्किल है, लेकिन आपके अंदरूनी खलफशार की वजह से उम्मत जिस खलफशार का शिकार थे उसके नतीजे में कुछ तशद्दुद पसंद लोग पैदा हो गए थे और जिनमें से एक ये ख्वारिज जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ सफ़ आरा हो गए थे। ये अंदरूनी तौर पर आपको जिस खलफशारी का सामना था बड़ी तकलीफ़ दे थी, तो इन्हीं लोगों ने फ़ैसला किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को और मुआविया को, हज़रत मुआविया को और एक और हस्ती को अमर बिन आस को, इनको एकदम ख़त्म कर दिया जो उम्मत में इत्तफ़ाक़ हो जाएगा। दो तो चलो बच गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला सुबह की नमाज के लोगों को जगाते हुए आ रहे थे, वो ज़ालिम छुपा हुआ था, उसने आप पर वार किया और आपको ऐसा ज़ख्मी किया, आप उनके जख्मों ताबला लाकर कुछ एक दूसरे दिन आप शहीद हो गए। और आपने फरमाया, लेकिन सिद्दीकी साहब मैं आपको यहाँ पे कता कलामी की माजरत ने कहा वो नमाज के लिए आ रहे थे। अगर आज भी हम कूफा जाते हैं उनकी जाए जहाँ पे हमला हुआ था वो तो मस्जिद के अंदर है जगह, जब पहुँच गए थे आप जाते हुए आ रहे वो उसमें चेक लगाए जैसे आपने उसने हमला किया। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस सिद्दीकी साहब, बड़ा आपने खूबसूरत बयान किया और आपके बयान का जो जिस्ट मैं अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहूँगा कि जो उन्होंने अरबी में आपको बताया बड़ा खूबसूरत समझाया कि मोमिन और मुनाफिक की निशानी, अगर आपने देखना है कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया, अली मोमिन तुमसे बुग़्ज़ रख नहीं सकता, मुनाफिक तुमसे प्यार कर नहीं सकता। तो बस आप दिल से कहिएगा, आप कहीं भी खड़े हों और आप कहें अली अलैहिस्सलाम, अगर आपको सामने वाले के माथे पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाएं, लाइंस बनना शुरू हो जाएं और परेशान हो जाए तो समझ जाइएगा मुनाफिक है, क्योंकि इससे बड़ी निशानी हमारे पास कोई भी नहीं है मौला कायनात शेर खुदा फातेह खैबर अली अलैहिस्सलाम से कि जब उसका जिक्र हो जाए और माथे पे झुर्रियाँ आ जाए, परेशानी आ जाए, पसीने छूटे, समझ जाइएगा मुनाफिक है। और इससे अच्छी निशानी मोमिन और मुनाफिक की हमारे पास हो नहीं सकती। मैं गुजारिश करूँगा गुलाम साबिर यूसुफी साहब से कि वो अपना नजराना अकीदत मनक़बत पढ़ेंगे मौला कायनात की शान में। बिस्मिल्लाह यूसुफी साहब। अपना लिखा हुआ मौला की बारगाह के अंदर माशाअल्लाह पेश कर रहा हूँ, मौला कबूल करे। आमीन आमीन। लजपालों के लजपाल हैं, वलियों के वली हैं, वो मौला अली हैं। लजपालों के लजपाल हैं, वलियों के वली हैं, वो मौला अली हैं, वो मौला अली मौला अली मौला अली हैं, वो मौला अली हैं, वो मौला अली मौला अली मौला अली हैं, वो मौला अली हैं। काबे में विलादत है तो
मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत है, देखना चेहरा तेरा मोमिन की इबादत, मोमिन की इबादत। हस्ती तेरी अनवार के सांचे में ढली है, वो मौला अली है, वो मौला अली, मौला अली, मौला अली है, वो मौला अली है। और शेर समाप्त कीजिएगा। बू बकर उमर और है उस्मान के प्यारे, उस्मान के प्यारे, कुर्बान दिलो जान से हर एक पुकारे, हर एक पुकारे। मुश्किल में जिसने दी है सदा पल में टली है, वो मौला अली है, वो मौला अली, मौला अली, मौला अली है, वो मौला अली है। और इंतहाई खूबसूरत शेर। बिस्मिल्लाह। करते हैं मलाइक भी तेरे दर की गदाई, हाँ तेरे दर की गदाई। मुट्ठी में ज़माना है तो ठोकर में है शाही, ठोकर में है शाही। जन्नत से हंसी जिसके दुलारों की गली है, वो मौला अली है। जन्नत से हंसी जिसके दुलारों की गली है, वो मौला अली है। और मख्ता समाप्त कीजिएगा। साबिर को मिले ज़हरा हसनैन का सदका, हसनैन का सदका। ये आले मोहम्मद के घराने का है मंगता, घराने का है मंगता। है नस्ल मेरी उन्हीं के टुकड़ों पे पली है, वो मौला अली है। सुभान अल्लाह। नस्ल मेरी उन्हीं के टुकड़ों बेशक बेशक, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। गुलाम साबित। मौला अली, मौला अली, मौला अली है, वो मौला अली है, अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाम साबिर यूसुफी साहब, मौलाए कायनात आपके ये मनकबत अपनी दरबार में ज़रूर कबूल फरमाएंगे, मुझे यकीन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब बढ़ते हैं आगे बोल अवाम की तरफ। इफ्तार में हर कोई तैयारियां कर रहा होता है। हम अपने नुमाइंदगान की जानिब बढ़ेंगे। कराची में हमारे इस वक्त नुमाइंदे मौजूद हैं। शाहरुख शाह मौजूद हैं। शाहरुख, आप कहाँ पर हैं और क्या तैयारियां देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके जौहर मोड़ पे। और कराची में माह रमज़ान में मुखैर हज़रात की जानिब से मुख्तलिफ़ मकामात पे जो है वो इफ्तार का जो है वो खुसूसी तौर पे एहतमाम किया जाता है। ऐसे में जो क्रिकेटर हैं वो भी किसी से जो है वो पीछे नहीं है। उनकी जानिब से भी जो है वो यहाँ पे जौहर मोड़ पे इफ्तारी का एहतमाम किया गया है। लोगों के लिए जो सड़कों पर जिनका रोज़ा जो है वो खुलता है उनके लिए ख़ास तौर पर जो है इफ्तारी का एहतमाम किया गया है। हमारे साथ इस वक्त क्रिकेटर रुमान रईस मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त कितने साल हो गए उनको इस तरीके से काम करते हुए और कितना जो है वो अच्छा जो है वो आपको दुआएं मिलती हैं, क्या होता है? जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि माशाल्लाह पिछले साल से हमने सेटअप स्टार्ट किया था और अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत डाली है। और मैं उन लोगों का थैंक यू करना चाहता हूँ जिन लोगों को अल्लाह पाक ने तौफीक दी और जो आगे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेशली हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी या इवन के हमारे यहाँ से मुसाफिर जो चलते हुए हैं, उसमें कोई भी साहिब इस्तेदाद आदमी है वो आके रुकता है, हमसे बजट लेता है कि दिन का क्या है और आके लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और हमने पिछले साल से स्टार्ट किया था और हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हमने मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे कराना है। स्टार्ट हमने 400 लोगों की इफ्तारी से किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख से आगाह करने के लिए। यकीनन इफ्तारी की तैयारियां मौजूद हैं और वर्दा ने भी मुझे अब सेट पर ज्वाइन कर लिया है। वर्दा, वक्त ही हो गया है इफ्तार का, तो हर तरफ इफ्तारी की एहतमाम हो रहा है और फिर इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। आप भी जाके इफ्तारी की तैयारी कीजिए। हम मिलेंगे आपसे कल 4 बजे, देखना मत भूलिएगा। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल। मुझे अल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।